हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ आदिकाल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां क्या होती है? विशेषताएं। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ये आपकी 4th वीडियो है। ठीक है, इससे पहले की 3 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले हमने आदिकाल के नामकरण की समस्या पढ़ी थी। अब यहाँ पे हम आदिकाल की जो परिस्थितियां थी और जो प्रवृत्तियां रही है, यानी कि जो विशेषताएं रही है, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल एवं अथवा वीरगाथा काल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, आदिकाल हो या वीरगाथा काल हो, कोई भी नाम आपके सामने आ जाए, आपको उसकी परिस्थितियों के बारे में बताना है। परिस्थिति कैसी कैसी होती है? परिस्थिति हमें देखने के लिए मिलती है, राजनीतिक परिस्थिति मिलती है, धार्मिक, सामाजिक, ठीक है, और कुछ सांस्कृतिक परिस्थितियां भी हमें देखने के लिए वहां पे मिलती है। ठीक है, किसी भी काल में। तो चलिए आंसर देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत प्रतिपादित किया कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है, यानी जनता के मन का इतिहास होता है। जनता का चित्रवृत्ति का निर्माण तदयुगीन, मतलब जनता का जो चित्रवृत्ति है, जनता का जो मन है, उसका निर्माण किस तरह से होता है? उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियों से होता है। अतः किसी काल के प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए उस काल की परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने उस काल की विशेषताओं को निकालना है तो पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि उस समय की विशेषताएं क्या थी, भाई उस समय की परिस्थिति क्या थी, क्या राजनीतिक तौर पे चल रहा था, क्या धार्मिक तौर पे चल रहा था, क्या सामाजिक तौर पे चल रहा था। तभी तो हम लोगों की मेंटली और फिजिकली कंडीशन का पता लगा पाएंगे। जब हमें मेंटली उनकी कंडीशन का पता चलेगा, तभी हमें ये पता चलेगा भाई इस काल की विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक के कालखंड को वीरगाथा काल कहा है। अर्थात राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव तक के समय के कालखंड इसके अंतर्गत आता है। इस काल की परिस्थितियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के आधार पर किया जा सकता है। देखिए कौन कौन से हैं। राजनीतिक परिस्थितियां देखिए, यह युद्ध और अशांति का काल था। भारत खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। ठीक है, भारत जो था वो एक था पूरा, और उसे क्या है, खंडों में विभाजित कर दिया गया। अलग अलग राज्य बन गए थे, अलग अलग साम्राज्य बना लिए गए थे कि भाई ये चौहान वंश का है, ठीक है, ये अलग अलग मतलब नए नए वंश आ गए थे, तो ये चंदेल वंश का है, ये परमार वंश का है, तो अलग अलग वंशों में बट गया था। ठीक है, तो गहवार, परमार, चंदेल, चौहान वंशी राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे, जो परस्पर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए प्रायः इन राजवंशों के बीच युद्ध होता रहता था। इन युद्धों से इनकी शक्ति क्षीण हो गई थी, यानी कि खत्म होने लगी थी, कमजोर हो गई थी, और ये विदेशी आक्रमणकर्ताओं से युद्ध कर सकने की स्थिति में नहीं रह गए थे। 10वीं शती में महमूद गजनवी और 12वीं में मोहम्मद गौरी ने भारत को पदाक्रांत किया, यानी कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जब भारत में आए तो किसी भी राजा के पास इतनी क्षमता नहीं बची थी कि वो इन्हें लड़े और इन्हें भगा दे। ठीक है, क्योंकि उन्हें आपसी लड़ाई से फुर्सत नहीं थी। तो धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में, यानी कि पूरे भारत में मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया था। राज्यकर्ता संघर्ष, भय, कलेश और अशांति के इस काल में जनता त्रस्त और आतंकित थी, यानी कि काफी डरी हुई और काफी ज्यादा पीड़ित थी। ठीक है, तथा राष्ट्रीयता का भाव व्यापक न होकर संकुचित था। राष्ट्रीयता यानी कि जो राष्ट्र है कि भारत हमारा देश है ना, हम सब लोग भारत हमारा देश इतना व्यापक नहीं मानते थे, संकुचित हो गया था। यानी कि जो चौहान वंश के अंदर आने वाला जितना भी राज्य है वही हमारा राष्ट्र है। ठीक है, तो हम ये किसी को नहीं देंगे। उन्हें मतलब नहीं था कि हमें पूरे भारत को बचाना है, नहीं नहीं नहीं, हमें भारत को नहीं, हमें अपना चौहान वंश वाले एरिया को बचाना है। तो ऐसी वाली चीज हो गई थी। ठीक है, संकुचित होना यानी कि छोटा हो जाना, एक सीमा बन जानी। ठीक है, अपने छोटे से राज्य को राष्ट्र समझने का भाव इनमें था। ठीक है, मतलब कि जो छोटे छोटे राज्य थे उन्हें कहते ही अपना राष्ट्र समझते थे। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र तो पूरा देश होता है ना, तो उसमें चाहे परमार वंश आ रहा है, चंदेल वंश आ रहा है, चौहान वंश आ रहा है, कोई सा वंश आ रहा है, हमें मतलब नहीं है। हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, तो अगर हमें बचाना है तो भाई पूरा देश बचाना है, उसके अंदर जितने भी वंश आ रहे हैं सब बचेंगे। ठीक है, वो वाली चीज होती है। ठीक है, आगे देखिए, धार्मिक परिस्थितियां आती है। धार्मिक परिस्थिति में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का बोलबाला था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैदिक धर्म के अनुयायी राजा इस काल में थे, यानी कि अलग अलग धर्म इस समय चल रहे थे। ठीक है, अहिंसा मूलक धर्मों को कुछ राजा पसंद नहीं करते थे। इस काल में बौद्ध धर्म की विकृति सिद्ध संप्रदाय के रूप में दिखाई पड़ती है, यानी कि सिद्धों ने जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है,
सिद्ध, नाथ, जैन संप्रदाय भी जनता में प्रचलित थे। अशिक्षित जनता में सिद्धों का प्रभाव अधिक था। 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म से ही सिद्ध संप्रदाय में बढ़ के बौद्ध धर्म से ही नाथ संप्रदाय निकला था। ठीक है, नाथ पंथ के योग सदाचार पर अधिक बल दिया गया और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया। गुजरात में जैन धर्म का बोलबाला था। जैन मुनि अपभ्रंश भाषा में धर्म निरूपण कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, हेमचंद जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं अपभ्रंश भाषा में जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी थी। वैदिक धर्म में भी विकृति आ गई थी जो संभवतः बौद्ध एवं सिद्धों का प्रभाव थी। ठीक है, यानी कि वैदिक धर्म पे भी क्या है, बौद्ध और सिद्धों का प्रभाव पड़ा था। वामाचार पनपने लगा था। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अशांति, असंतोष और विक्षोभ से युक्त था। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां। समाज में बिखराव आ गया था। जनता धर्म एवं शासन की ओर से निराश थी। लोग महामारी एवं युद्ध जैसे संकटों को पूजा पाठ एवं तंत्र मंत्र से टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी। वर्ण व्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा था। निम्न कही जाने वाली अनेक जातियों के लोग सिद्ध होते जाते थे। स्त्रियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण अच्छा नहीं था। वह समाज में भोग्या बनकर रह गई थी। धनी सामंत रंगेलियों में व्यस्त थे। वह सुंदर राजकुमारियों के लिए प्रायः युद्ध किया करते थे। मुस्लिम आक्रांताओं यानी कि मुस्लिम जो आक्रमण करता थे उनके कारण भारत धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित हो रहा था। वे हिंदू आस्था के केंद्रों को ध्वस्त कर रहे थे, यानी कि मंदिर वगैरह जो थे वो तोड़ रहे थे। ठीक है, हिंदुओं की स्थापत्य कला उच्च कोटि की थी। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का कंदक मंदिर, पुरी एवं भुवनेश्वर के मंदिर इसी काल की देन है। हिंदुओं पर मुसलमानों का रंग, उत्सव, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि अनेक बातों पर चलने लगा था। संगीत कला के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों में पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। देखिए, साहित्यिक स्थितियां। साहित्य दृष्टि से भी यह एक समृद्ध काल है। आनंदवर्धन, मम्मट, भोज, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर जैसे विद्वान इसी काल के हैं। जैन कवि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जबकि चारण या भाट कवि देश भाषा का प्रयोग कर रहे थे। वीर योद्धाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करना क्या था, उनका कार्य था। वे अपने आश्रयदाता की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा भी करते थे। अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा का मतलब होता है बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, जितना उन्होंने नहीं किया है उतना ज्यादा उनके बारे में बोल के जो है उनकी प्रशंसा की जाती थी। ठीक है, चारण कवियों की सामाजिक आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है, उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रुकन्या हरण या अतियुक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। ठीक है, यानी कि उस समय पे कौन है जो लड़ाई करता था, जो युद्ध करता था, युद्ध में विजय होता था, जो शत्रु की कन्या का हरण कर लेता था, यानी उन्हें स्नैप कर लिया, अपने पास रख लिया, शादी कर ली, इस तरीके के जो काम किए जाते थे वो वीरता वाले काम माने जाते थे और उन्हीं का बोलबाला होता था, उन्हीं को सम्मान मिलता था। ठीक है, तो अपभ्रंश इस काल के मुख्य रूप से धर्म की भाषा बन गई थी, यानी कि उस समय पे जो धर्म की भाषा थी कौन सी थी, अपभ्रंश थी। ठीक है, अनेक जैन कवियों ने गुजरात में रहकर पुराणों को अपभ्रंश भाषा में नए रूप में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, कुशलनाभ और हेमचंद जैसे जैन कवियों ने क्रमशः पाउंचर्य, महापुराण, भविष्यत कहा, ढोला मारूला दूहा तथा शब्दानुशासन जैसे कालजयी ग्रंथों की रचना इसी काल में की थी। आगे देखिए, स्पष्ट है कि वीरगाथा काल की अधिकांश प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों की उपज है, यानी वीरगाथा काल में जितनी भी प्रवृत्तियां आई, यानी कि जो भी विशेषताएं हैं वो सब इन्हीं परिस्थितियों की उपज है, यानी इन्हीं परिस्थितियों की वजह से आई हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हिंदी साहित्य के आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन कीजिए, यानी कि विशेषताएं पूछी जाए या आपसे प्रवृत्तियां पूछी जाए। ठीक है, एक ही चीज है दोनों, तो आपको एक ही चीज लिखनी है, यानी कि विशेषताएं पूछ रहे हैं, प्रवृत्ति पूछ रहे हैं, आपको लिखनी विशेषताएं है। ठीक है, तो आंसर देखिए, 7वीं या 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक रचे गए हिंदी साहित्य को आदिकाल अथवा वीरगाथा काल नाम दिया गया है। इस काल में युद्धों का उन्माद फैला हुआ था। मुसलमानों के निरंतर आक्रमणों से चारों ओर अशांति फैली हुई थी, अतः साहित्य में या तो वीरता, शौर्य, पराक्रम के स्वर प्रबल थे या फिर वैराग्य के। इस काल में हिंदी अपभ्रंश से अलग स्वरूप धारण करने का
इस काल में हिंदी अपभ्रंश से अलग स्वरूप धारण करने के प्रयास में थी और हिंदी भाषा का स्वरूप भी स्थिर नहीं हो सका था। यानी कि इस समय तक हिंदी भाषा का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था। इससे ये नहीं तय हुआ था कि हिंदी भाषा का जो स्वरूप है उसे उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाए। ठीक है, आगे देखिए, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, यानी कि उसकी जो प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं। ठीक है, वीरगाथा काल का समय सांस्कृतिक और धार्मिक सभी दृष्टि से अत्यंत उथल पुथल का रहा है। इस काल में जहां एक और जैन नाथ और सिद्ध साहित्य का निर्माण होता रहा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवि भी अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में चरित काव्यों की रचना करते रहे। संक्षेप में इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार बताई जा सकती हैं। सबसे पहली विशेषता है कल्पना की प्राचुर्यता, यानी कि कल्पना इस समय के ग्रंथों में हमें देखने के लिए अच्छी मात्रा में मिलेगी। ठीक है, वीरगाथा काल की रचनाओं में इतिहास और कल्पना का प्रायः समन्वय दृष्टिगोचर होता है, यानी कि इतिहास और कल्पना दोनों मिक्स हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। इस युग की रचनाओं के नायक तो इतिहास प्रसिद्ध पात्र हैं, लेकिन उनके काल, तिथियां, घटनाएं इतिहास से मेल कम ही खाती हैं। इस प्रकार इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का समावेश अधिक है। कवि द्वारा घटनाओं की कल्पना कर लेने से इनमें ऐतिहासिक तथ्य ही उपलब्ध होते हैं। आगे देखिए, आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। वीरगाथा काल के कवियों ने अपने आश्रयदाता, राजाओं और सामंतों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इन चारण कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं को राम, कृष्ण आदि से श्रेष्ठ एवं महान घोषित किया है। इन कवियों ने इतिहास को अतिशयोक्ति के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान को उन सभी राजाओं का विजेता बताया गया है जो उनके शासन काल के पूर्व ही मर चुके हैं, यानी जो पहले ही मर चुके हैं। उन पर भाई पृथ्वीराज चौहान ने कैसे लड़ाई करी और कैसे विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो राजाओं के सौंदर्य, यश, वीरता, धन, वैभव के वर्णन अत्युक्ति के साथ इन कवियों ने किया है, यानी कि उसके जो शौर्य है, यश है, वीरता है, धन, वैभव, उस सबका वर्णन क्या है, बहुत ही बड़ी मात्रा में किया गया है, अतिशयोक्ति के साथ किया गया। इतना कुछ था भी नहीं जितना वर्णन कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रमाणिक रचनाओं की अधिकता, यानी कि इस समय के जो ग्रंथ थे वो अप्रमाणिक रूप से ज्यादा थे, यानी कि उन्हें पूरी तरह से प्रमाणित नहीं कहा जा सकता था। ठीक है, वीरगाथा काल की अधिकांश रचनाओं को उनके काल, संवत और घटनाओं को अशुद्धि के कारण अप्रमाणिक माना गया है। इस काल के पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो और फरमान रासो आदि काव्यों के काल, संवत एवं घटनाएं अपने समकालीन इतिहास से काल, संवत और घटनाओं से मेल नहीं खाती है। इसके अतिरिक्त निरंतर विषय एवं भाषा संबंधी परिवर्तन होने के कारण इन ग्रंथों के मूल रूप को पहचानना भी कठिन हो गया है, यानी कि ये पहचानना मुश्किल है कि इस ग्रंथ का जो मूल रूप है, यानी कि जो सही रूप है वो कौन सा है, क्योंकि इसकी भाषा, विषय सब में क्या है, परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। काल में हमें इतिहास के अगर ग्रंथ को उठाएं तो हमें जो उस टाइम का समय है, वो संवत है, जो घटनाएं हैं वो भी कहीं कहीं मेल नहीं खाती है। ठीक है, कहीं कहीं जो हमें जानकारी मिली हुई है वो भी आधी अधूरी मिली हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सजीव वर्णन। इस काल के कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां युद्धों के सजीव वर्णन करने से रही हैं। वे कलम के साथ तलवार के भी धनी थे, यानी कि उस समय के जो कवि थे वो लिखना तो जानते थे, साथ ही क्या है, युद्ध लड़ना भी जानते थे। युद्धों में वे अपने आश्रयदाताओं के साथ रहकर उनके पराक्रम और शौर्य भरते थे, यानी कि उनमें क्या करते थे, एक पराक्रम भरते थे, यानी उन्हें मोटिवेट करते थे, उनका साथ देते थे और उन्हें जीतने में मदद करते थे। ठीक है, तथा स्वयं भी युद्धों में भाग लेते थे तथा उनके द्वारा किया गया युद्धों का वर्णन अत्यंत मूर्तिमान और बिंबग्राही बन पड़ा है। उसमें योद्धाओं की मनोदशाओं तथा भावनाओं का सुंदर चित्रण है। आगे देखिए, नारी वर्णन। वीरगाथा काल के कवियों ने नारी और उसके अंग प्रत्यंगों के सौंदर्य का विस्तृत वर्णन किया है, यानी कि वीरगाथा काल में अगर हम देखेंगे तो जो भी कवि हैं उन्होंने नारियों के प्रत्येक अंग का वर्णन क्या किया है, बहुत ही सौंदर्य रूप से, मतलब उनके हर अंग के सौंदर्य का वर्णन वहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा। चारण कवि आश्रयदाताओं के मनोरंजन के लिए नारी के नक्षिक वर्णन, सौंदर्य का वर्णन करते हैं। नक्षिक वर्णन क्या होता है, सिर से लेकर पैर तक का जो वर्णन किया जाता है उसके हर अंग का, हर रूप का वर्णन वहां पे देखने के लिए हमें मिलता है। इस युग में युद्धों का एक प्रमुख कारण नारी भी रही है। इस युग के कवियों ने युद्ध के लिए किसी सुंदर नारी की कल्पना कर ली थी, जिसकी प्राप्ति के लिए एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था। बस यही नारी उस समय के युद्धों का मूल कारण बन गई थी तथा कवियों के श्रृंगार रस का वर्णन करने का अवसर भी मिल गया था। आगे देखिए, रासो ग्रंथों की रचनाएं।
वीरगाथा काल के सभी ग्रंथों के साथ गासो शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे पृथ्वीराज गासो, विशलदेव गासो, खुमान गासो, परमार गासो आदि। अनेक विद्वानों ने गासो शब्द के संबंध में अपने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ विद्वानों ने रहस्य, रसायन आदि से गासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, जो सर्वथा भ्रामक है। हृदय गासो शब्द मूलतः गासक का प्राय है, जो एक छंद भी है तथा चरित्र काव्य भी। कुछ समय पश्चात इसका प्रयोग गैर रूपक के अर्थ में होने लगा। कालांतर में वीर रस युक्त रचनाएं गासक छंद में लिखी जाने लगी और ऐसे काव्यों को गासो काव्य कहा जाने लगा। यानी कि गासो काव्यों में हमें कौन से छंद का प्रयोग देखने के लिए मिलता है? गासक छंद का प्रयोग हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि वीर रस के साथ प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रमुखता। इस काल की रचनाओं में वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रचुरता हमें देखने के लिए मिलती है। इस काल में वीर रस का जैसा सुंदर वर्णन हमें मिलता है, वैसा परवर्ती कालों में नहीं मिलता। परवर्ती काल यानी कि इससे पहले के जो काल है उनमें हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, और ना ही ऐसा जो वर्णन है हमें आगे भी देखने के लिए मिलेगा, यानी कि भक्ति काल में, गीति काल में हमें ऐसे वर्णन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, कारण यह है कि इस युग में क्या था? युद्धों का प्रचलन था। युद्ध सबसे ज्यादा जो किए गए वो इसी युग में किए गए थे। ठीक है, आदिकाल में ही किए गए थे। अबला गद सभी में युद्धों के प्रति उत्साह था। इन युद्धों का मूल कारण नारी थी, जिसका कल्पित रूप से के माध्यम से इन कवियों ने श्रृंगार रूप का वर्णन किया है। श्रृंगार रस के वर्णन इन कवियों ने षष्ठ ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन आदि परंपरा के रूप में किए हैं। वीर रस के वर्णन में इस काल के कवि सर्वाधिक कुशल कहे जा सकते हैं। आगे देखिए प्रबंध और मुक्तक रचना। इस काल के कवियों ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य शैलियों को अपनाया है। प्रबंध काव्य दृष्टि से पृथ्वीराज गासो और मुक्तक काव्य की दृष्टि से विशलदेव गासो इसके स्पष्ट उदाहरण है। काव्य की अन्य शैलियों का प्रचलन इस युग में नहीं हो पाया था। ठीक है, यानी कि हमें ज्यादा शैलियां देखने के लिए नहीं मिलेंगी, या तो हमें प्रबंध काव्य शैली मिलेगी या मुक्त काव्य शैलियां देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो देखिए विभिन्न छंदों का प्रयोग। इस युग की कविता में छंदों का विविध रूप से प्रयोग मिलता है। इस काल के कवियों ने दोहा, तोमर, तोटक, गाथा, पदरी, आर्या, रोला, उल्लला, छप्य, कुंडलिया, शतक आदि छंदों के रूप में प्रयोग किया है। इस युग के छंद विधान चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावों को उद्दीप्त करने वाले ही अधिक हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? इसके लिए कहते हैं कि गासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त यानी कि मन में प्रसंगानुकूल कंपन उत्पन्न हो जाता है। चंद्रवदाई के को छंदों का सम्राट कहा जा सकता है, यानी कि कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज कि चंद्रवरदाई को क्या कहा जाता है? छंदों का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि चंद्रवरदाई ने बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया और बहुत जल्दी जल्दी बदले हैं। दूसरी चीज ये कहा किसने है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोनों चीजें याद रखनी है आपको। देखिए आती है भाषा। इस युग की कविता में मूलतः साहित्यिक अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा और डिंगल भाषा का प्रयोग मिलता है। यह भाषा वीररस प्रधान भाषा है, जिसे चारण लोग गा गाकर पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त इस युग की भाषा अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा या पिंगल के नाम से भी पुकारी जाती थी। इस युग की भाषा में अरबी, फारसी और संस्कृत के शब्दों के भी खुलकर प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार डिंगल और पिंगल का उस काल में मुख्य भाषाएं रही हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम आदिकाल की बात करें, आदिकाल में हमें कौन सी भाषाएं देखने के लिए मिलेंगी? डिंगल और पिंगल भाषाएं मिलेंगी। उसके अलावा इसके ग्रंथों में अरबी, फारसी और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग मिलेगा। और जो हमें भाषा मिलेगी, जैसे विद्यापति की भाषा है तो उसमें ब्रज भाषा मिलेगी। तो कौन सी ब्रज भाषा होगी? अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा होगी। ठीक है, कौन सा रस प्रयोग किया गया है? वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिसे गाकर पढ़ा जाता था। ठीक है, जब हमने इसके जो कैमासवत पुस्तक पढ़ी थी तो वो कैसे पढ़ी जानी थी? उसे गा के पढ़ा जाना था, मतलब उसमें एक लय बनती है, उसके बाद उसे पढ़ा जाना था। ठीक है, गद्य पद्धति में न लिख के इसे पद्य पद्धति में लिखा गया था। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके अलावा आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।